2006 में फिल्म आई थी रंग दे बसंती। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, कोई भी आंदोलन चलाने के लिए खर्चा पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही कोई भी चुनाव लड़ने के लिए, कोई भी चुनाव जीतने के लिए खर्चा पानी की जरूरत पड़ती है। और जब कर्नाटक का चुनाव दस्तक दे रहा हो तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि किस प्रकार भारत में कैंडिडेट्स की वेल्थ के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है एक बात बताओ के एक और एपिसोड में। मैं हूं कार्तिकेय बत्रा और आज बात करेंगे भारत में जो चुनाव होते हैं उनमें कैंडिडेट्स की जो वेल्थ है, कैंडिडेट्स की जो एसेट्स हैं, उनका कितना महत्व होता है, कितना इंपॉर्टेंस होता है। और क्योंकि हम ये एपिसोड कर्नाटक के इस चुनाव के दौरान 2023 के चुनाव के दौरान शूट कर रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं कर्नाटक के ही कुछ डेटा पॉइंट्स के साथ। कर्नाटक, आपको जान के हैरानी होगी, उन कुछ राज्यों में से है जिनके एमएलए जो हैं वो सबसे ज्यादा अमीर हैं। मसलन मसलन अगर आप देखें तो डेटा जो हमें बताता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से, ये एक ऐसी संस्था है बाय द वे जो बहुत अच्छा काम करती है। कैसे? ये ट्रांसपेरेंसी पर काम करती है इलेक्शंस के आसपास। तो ट्रांसपेरेंसी को लेकर ये क्या करते हैं कि कैंडिडेट्स जो भी एफिडेविट फाइल करते हैं वहां से डेटा निकालकर हमें ये बताते हैं कि कैंडिडेट्स पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, उनकी संपत्ति, उनके एसेट्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने जब डेटा खंगाला तो इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया कि पूरे देश में कर्नाटक की जो असेंबली है वो सबसे ज्यादा समृद्ध असेंबलीज में से एक है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि कर्नाटक के जो एमएलए हैं उनकी संपत्ति का अगर आप स्तर देखेंगे तो जो भारत की एवरेज है उससे कई ज्यादा है। अगर मैं आपको कॉन्क्रीट एक ठोस आंकड़ा दूं तो प्रति व्यक्ति जो आज की तारीख में कर्नाटक में एमएलए बैठे हैं जिनका अब चुनाव होगा, तकरीबन तकरीबन 30 करोड़ इनकी संपत्ति है पर एमएलए। और ये जो एमएलए हैं, हर पार्टी के एमएलए ऐसी ही संपत्ति के मालिक हैं। उदाहरण के तौर पर तकरीबन भाजपा के 95% जो एमएलए हैं वो करोड़पति हैं। कांग्रेस में ये आंकड़ा 97% है। देवेगौड़ा जी की जो पार्टी है जेडीएस, उसमें ये आंकड़ा 93% है। तो इतने अमीर एमएलए अगर कर्नाटक की असेंबली में बैठे हैं तो इसका मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अमीर रहे होंगे, तभी जाकर वो एमएलए बने। तो जब 2018 में कर्नाटक में चुनाव हुए, जिसके बाद अब हो रहे हैं, तो अगर आप कैंडिडेट्स की प्रोफाइल खंगालें एडीआर के ही डेटा से तो आप पाएंगे कि तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर औसतन 4 करोड़पति कैंडिडेट थे और 28% जो कुल कैंडिडेट थे उनकी जो संपत्ति है वो 2 करोड़ से ज्यादा थी। ये तो हुई कर्नाटक की बात, लेकिन कर्नाटक कोई अकेला राज्य नहीं है। एडीआर हर राज्य का ऐसा डेटा खंगालता है और इसके लिए हमने क्या किया, हमने हर राज्य का जो पिछला राउंड हुआ था असेंबली इलेक्शन का उसका डेटा देखा कि किस राज्य में कितने प्रतिशत कैंडिडेट करोड़पति हैं, कितनों की संपत्ति 2 करोड़ से ज्यादा है। और फिर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप पाया। हमने ये पाया कि जैसे जैसे राज्य अमीर होते जाते हैं वैसे वैसे उस राज्य में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी संपत्ति का स्तर बढ़ता जाता है। और ये बहुत लाजमी सी बात है, अगर आप एक अमीर राज्य में हैं तो वहां चुनाव लड़ना ज्यादा महंगा होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव है, ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। लोगों को खुश करने के लिए जो आपको चुनाव में कैंपेन करना पड़ता है उसमें ज्यादा खर्चा आता है। तो ऐसे में ये बहुत लाजमी है कि जो प्रोस्पेरस राज्य हैं, जो ज्यादा समृद्ध राज्य हैं, वहां पर लोग तो ज्यादा प्रोस्पेरस होते ही हैं, लेकिन साथ साथ जो चुनाव का जो खर्चा होता है वो भी बढ़ जाता है। और शायद यही कारण है कि जैसे जैसे अगर आप पूरे भारत के राज्यों का डेटा देखेंगे तो जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी आप पाएंगे कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वेल्थ भी बढ़ती जाती है। अब मैं आपको इसके लिए कुछ ठोस आंकड़े देता हूं। उदाहरण के तौर पर अगर आप बिहार और असम जैसे राज्य देखें जहां जो प्रति व्यक्ति आय है 2020-21 का अगर हम आंकड़ा देखें वो 1 लाख से कम है, तो बिहार में ये प्रति व्यक्ति आय है 43,605 रुपए। यहां पर जो पिछला चुनाव 2020 का हुआ था उसमें 20% कैंडिडेट के जो एसेट्स या संपत्ति थी वो 2 करोड़ से ऊपर थी। असम की पर कैपिटा इनकम कितनी है? ये है 86,857, 86,857 इंडियन रुपीज। इसमें 18% जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संपत्ति 2 करोड़ से ज्यादा थी। तो बिहार में ये आंकड़ा है 20% और असम में है 18%। अब थोड़े समृद्ध राज्यों की तरफ जाते हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। इसमें मैं 3 उदाहरण दूंगा।
कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र। कर्नाटक और हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम तकरीबन 2,35,000 है। यहां पर कैंडिडेट्स जो हैं जिनकी संपत्ति 2 करोड़ से ऊपर है, उसका परसेंटेज 28 से 30% है। कहां? बिहार, असम में 18 से 20%, यहां पे आप छलांग लगा के सीधा आ गए 28 से 30%। और ये 2 करोड़ से ऊपर बहुत ऊपर जा सकता है, मसलन ये 2 करोड़ से लेके कुछ 100 करोड़ों में भी जा सकता है। तो ये है एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण महाराष्ट्र का लेते हैं, एक और समृद्ध राज्य, एक और प्रॉस्पेरस स्टेट भारत का। 1 करोड़ या 1,93,000 महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय है। यहां पर 2019 में चुनाव हुआ था, तो 2019 के चुनाव में 25% कैंडिडेट की जो एसेट्स थे, ये संपत्ति थी, वो 2 करोड़ से ऊपर थी। तो हमने देखा कर्नाटक में 2018 में, हरियाणा में 2019 में और महाराष्ट्र में 2019 में, ये जो समृद्ध राज्य हैं, यहां पर जो 2 करोड़ से ऊपर कैंडिडेट्स का जो परसेंटेज था वो 25% के पार था। इनफैक्ट कर्नाटक और हरियाणा में ये 28 से 30% हो जाता है। वहीं बिहार और असम जैसे राज्य जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से काफी कम है, वहां पर यह आंकड़ा 20% भी पार नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब फिर से वही है कि जैसे जैसे राज्य समृद्ध होते हैं, वहां पर चुनाव लड़ना महंगा होता जाता है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज पर कैंपेन फाइनेंस का जो प्रेशर आता है, शायद उसकी वजह से वहां पर ज्यादा समृद्ध कैंडिडेट्स को लड़ाया जाता है इलेक्शन। अब मेरी इस बात से ये बात मत समझिए कि जो समृद्ध कैंडिडेट है या संपत्ति वाला कैंडिडेट है, वो केवल पैसों की वजह से ही चुनकर आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कैंडिडेट सही में अच्छा भी काम करते हो, इनकी अपने एरिया में अच्छी पॉलिटिकल पकड़ हो, लेकिन ये जरूर है कि उनकी जो वेल्थ है, जो उनके एसेट्स हैं, वो उनके सिलेक्शन में एक काफी अहम रोल प्ले करता है, खासकर कि समृद्ध या प्रॉस्पेरस राज्यों में। और कर्नाटक इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां पर अब चुनाव इस साल 2023 में होने वाला है। ये सब कहने के बाद मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि भारत में कैंपेन फाइनेंस को लेकर जितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उतनी नहीं है। जो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि कौन सा पैसा कहां आ रहा है, किसके जरिए आ रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी को आ रहा है, लेकिन इस पर बहुत कम ट्रांसपेरेंसी है। ऐसे में यह भी कहना गलत नहीं होगा कि बहुत सारे हमारे जो गवर्नेंस के इश्यूज हम देखते हैं, वो इस वजह से देखते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जहां से अपना कैंपेन फाइनेंस रेज करते हैं, चुनाव के बाद शायद उन पर कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस बन जाते हैं जिनकी वजह से गवर्नेंस वैसी शायद नहीं हो पाती जैसी हमारा देश डिजर्व करता है। तो इस वजह से अगर हमें एक पारदर्शी डेमोक्रेसी या एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी में रहना है, तो हमें अपनी सरकारों पर कॉन्स्टेंटली ये दबाव बनाना पड़ेगा कि आगे जाकर इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया के साथ साथ कैंपेन फाइनेंस के इशू पर भी ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, और तब सही मायने में चुनाव फ्री एंड फेयर होंगे और शायद हम एक बेहतर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुझे ट्वीट करिएगा @कार्तिकेय बत्रा पर, और ये बताइएगा कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप हमसे ऐसे वीडियोस बनवाना चाहेंगे। अगली बार तक के लिए अलविदा। थैंक यू। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.